अब हम बात करते हैं विटामिन B12 को। ये भी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में कम पाया जाता है। इसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होती है, जैसे कि हाथ पांव में दर्द ज़्यादा रहता है, ऐसा लगता है कि पैर के तलवे में सुई चुभती हुई है, और नर्व्स की जो कंडीशंस हैं वो भी थोड़ी सी खराब हो जाती हैं। तो ये भी हमने मक्के से, कॉर्न के बीज के ऊपर, अगर आप मक्का देखें तो उसका बीज है, उसके ऊपर का हिस्सा बहुत चमकदार होता है, बहुत ग्लो कर रहा होता है, बगैर एलो कांति लगाए देखो ग्लो कर रहा होता है वो। तो वो जो ग्लो है उसके ठीक नीचे उसको हम हल कहते हैं, साइंटिफिक भाषा में हल, HULL। वो जो हल है उसके अंदर विटामिन B12 नेचुरली पाया जाता है। उसको हम लोग बायो फर्मेंट करते हैं। अब बायो फर्मेंट थोड़ा टेक्निकल वर्ड लग रहा है, लग रहा है। सब लोग समझते हैं बायो फर्मेंट? नहीं समझते, मैं समझाता हूं, इसलिए तो आया हूं मैं यहाँ पे कि ये बताऊं बायो फर्मेंटेशन क्या होता है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जो दूध पीते हैं तो उनको दिक्कत आ जाती है ना, जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, दूध के अंदर का कार्बोहाइड्रेट है लैक्टोज, वो पीते हैं तो उनको दिक्कत आती है, पेट खराब हो जाता है, दस्त लग जाती हैं या फिर उल्टियां आती हैं। तो ऐसे लोगों को अगर आप उसी दूध से बना हुआ दही दे दें तो दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि दही जो है वो दूध का बायो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। बात समझ में आ गई? तो दही का बनना दूध से बायो फर्मेंटेशन है। तो ऐसे ही ये जो विटामिन हैं जो इन चीजों के अंदर नेचर ने पैक की हैं, हम बायो फर्मेंटेड करके उनको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और वो एक्टिव फॉर्म हमारे शरीर को अच्छे से लग जाती है। तो इसीलिए बायो फर्मेंटेड विटामिन B12 भी बहुत बढ़िया तरीके से काम करता है। तो ये दो बड़े विटामिन हैं जो हमारे शरीर में बहुत जरूरी हैं, और समहाउ इंडियंस में इसकी मात्रा कम पाई जाती है, तो इसका सेवन हमें करते रहना चाहिए। इसके अलावा विटामिन C है, विटामिन A है, B12 है, मतलब B की पूरी फैमिली है, B1 B2 B3 B4 B5, इतने सारे हैं ना, सबने सुने हैं? बहुत अच्छी बात है। विटामिन C के बारे में किसने सुना है? सबने सुना है। सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? आंवला में। बहुत बढ़िया। मैं जब छोटा था, जब मैं सीख रहा था विज्ञान को, खैर अभी भी सीख रहा हूं, तो मैं भूल जाता विटामिन C किसमें। तो मेरे जो साइंस के टीचर थे प्रोफेसर गौर जी, पता नहीं अभी वो कहाँ हैं आजकल, उन्होंने मुझे बताया कि जिस चीज को खा के तुम सीसी करते हो ना, उसमें विटामिन C सबसे ज्यादा है। हरी मिर्च के अंदर खूब सारे विटामिन होते हैं, C भी अच्छी मात्रा में होता है, आंवले के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और लेकिन जिनके घुटनों में दर्द है वो आंवला खा नहीं पाते, वो फिर उनके लिए हम देते हैं रोजी हिप से, गुलाब के जो फूल हैं उसके नीचे के हिस्से, महाराज जी उसको बहुत क्यूटली कहते हैं गुलाब के कूले। हाँ, वो ही जो हैं उन्हीं के अंदर अच्छे मात्रा में विटामिन C पाया जाता है, जो नेचुरली अकरिंग है और बहुत बढ़िया तरीके से हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब करता है। ऑलराइट, तो अब विटामिन से बाहर आते हैं और अब जाते हैं दवाइयों की तरफ। तो स्किन तो सबसे बड़ा ऑर्गन है ही, पता ही था हमें। उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो, सूजन हो, स्किन के अंदर एक्जिमा हो, सोरियासिस हो, खुजली ज्यादा हो, एटोपिक डर्मेटाइटिस हो, ये बहुत कॉमन दिक्कत है जहाँ स्किन कहीं कहीं जगह जगह सूख जाती है, खुजली मचती रहती है, वो एटोपिक डर्मेटाइटिस के तौर पे आती है। तो जिसके लिए एक हमारी बड़ा अच्छी औषधि है, जिसके बारे में आप काफी लोग जानते भी होंगे, वो है डर्माग्रिड। डर्माग्रिड ओरल टैबलेट के तौर पे भी आती है, और ये लेप के फॉर्म में भी आता है, एक पाउडर आता है जिसको गुलाब जल में या दूध में मिला के लगाया जा सकता है। तो डर्माग्रिड जो है, इसके ऊपर में कुछ एक्सपेरिमेंट किए। किन पे किए? हमारे पुराने दोस्त चूहों के ऊपर, ऑफ कोर्स इनके ऊपर काम किए, और हमने इनके कान के ऊपर एटोपिक डर्मेटाइटिस पैदा की। अब कान पे पैदा क्यों की भाई, और कहीं क्यों नहीं पैदा की? क्योंकि बाकी जगह इनको बाल होते हैं तो देख नहीं पाते वहां पे, तो कान इनके स्मूथ साफ सुथरे होते हैं, तो कान के ऊपर एक केमिकल लगाया, उस केमिकल की वजह से एटोपिक डर्मेटाइटिस इंड्यूस हो गई। और आप देखिए, ये नॉर्मल कान की संरचना है, अगर इसको काट के देखोगे माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखेगा, और ये जो है ये बता रहा है कि डर्मेटाइटिस पैदा हो गई है, बहुत मोटा मोटा हो गया है, और जब हम इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं डर्माग्रिड का, तो ये लौट के वापस नॉर्मल वैसा हो रहा है जैसा कि नेचुरली होना चाहिए, जो मैं समझाता है कि डर्माग्रिड के इस्तेमाल से हम एटोपिक डर्मेटाइटिस से भी लड़ सकते हैं, और जो स्किन एक्जिमा है उससे भी आराम से बाहर आ सकते हैं। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, सब लोग समझ गए। अब आते हैं नारी कांति के बारे में। नारी कांति के बारे में सब लोग जानते हैं, इसका पहला नाम नारी सुधा था। नारी सुधा और नारी कांति एक ही चीज है, ये आप लोग जानते हो? नहीं जानते हो?
नारी सुधा पहले आती थी, अब उसका नाम स्वामी जी ने अपडेट करके, इसका प्रमोशन करके नारी कांति बना दिया है। अब नारी कांति एक ऐसी स्पेसिफिक दवाई है जो विमेन हेल्थ और वेल बीइंग के लिए बहुत बढ़िया है। तो जो साइकिल्स के डिसरेगुलेशंस हैं, लिकोरिया है, मिसरोमिया है, उन सब केस में ये दवा बड़ा अच्छे से काम करती है। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल सिस्टम पे काम नहीं कर रही, उसके साथ साथ जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस हैं, जैसे महाराज जी बताते हैं कि जहाँ जहाँ सूजन है उससे दिक्कत बढ़ती है, वहाँ भी कैसे चेंजेस आते हैं, उस केस में भी नारी कांति बहुत बढ़िया काम करते हैं। इसके ऊपर हमने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है, कुछ एक्सपेरिमेंट अभी ऑन गोइंग है, और हम देख पा रहे हैं कि जो इसके इफेक्ट्स हैं वो बहुत सेफ हैं, लॉन्ग टर्म तक इसको लिया जा सकता है, और जो फीमेल स्पेसिफिक डिजीज हैं उनको हम अच्छे तरीके से रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं। जो पेन्स हैं, जो इरेगुलरिटीज हैं मेंसेस की, वो नारी कांति के सेवन से ठीक ठाक हो जाती है। अब लास्ट में आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर, इनफर्टिलिटी के ऊपर। बहुत सारी वार्तालाप आजकल चल रहे हैं इनफर्टिलिटी पे लेके, हम लोगों ने बहुत काम किया हुआ है, और ये रिसर्च हमने की है संतति सुधा के साथ, जहां हमने काम किया हुआ है जीब्रा फिश के ऊपर, जो मैं शुरू में आपको दिखा रहा था ना, छोटी सी एक फिश जो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रही है। हमने इसके अंदर अलग अलग तरीके से इनफर्टिलिटी को इंड्यूस किया। तो जैसे कि हमारे शरीर में भी मेल्स के अंदर स्पर्म्स होते हैं, फीमेल्स के अंदर ओवा होते हैं, ओवा ओवरी के अंदर बनते हैं, तो ये जीब्रा फिश की ओवरी है। ये जो आपको छोटे छोटे वाइट वाइट उभरे उभरे चीज दिखाई दे रही है, ये अंडे हैं जो फ्यूचर में वहां से रिलीज होने वाले हैं। इनको अगर हम पूरे फिश को कुछ इंडक्शन दें जिसकी वजह से फर्टिलिटी इंपेयर होती हो, तो ये ओवरी ऐसी बन जाती है। अब देखिए इसका बिल्कुल विध्वंस हो जाता है, जो इसकी स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाती है, और ये जो खराब हुई स्ट्रक्चर है ये आगे से एग नहीं ऐसे आ पाते, और ये फिश इनफर्टाइल हो जाती है, मतलब उसकी फर्टिलिटी खराब हो जाती है। इस सिचुएशन में अगर इस फिश को हम देना शुरू करते हैं शिवलिंगी या पुत्रजीवक, जिनके दोनों के कॉम्बिनेशन से संतति सुधा का निर्माण हुआ है, अगर आप शिवलिंगी दे रहे हैं लगभग 6 अलग अलग डोज, चाहे वो थोड़ी कम डोज हो, थोड़ी और ज़्यादा डोज हो, और जैसे जैसे आप डोज बढ़ाते जा रहे हैं, अब देखिए यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये लगभग ह्यूमन डोज की एक इक्विवेलेंट है। बहुत अच्छे तरीके से आप रीजनरेशन देख रहे हैं कि जो ओवेरियन सिस्टम थे, जो ओवरी पहले ऐसी होनी चाहिए थी, जो खराब हो गई थी, वो बाद में लौट के अब वापस वैसी हो जाती है जैसे कि नेचर ने उसको बनाया हुआ होता है। तो इनफर्टिलिटी को लेके ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है कि हम देख पा रहे हैं कि हम शिवलिंगी और पुत्र जीवक का इस्तेमाल करके फीमेल इनफर्टिलिटी सिस्टम को भी अच्छे से रेगुलेट कर सकते हैं। ऐसा ही काम हमने मेल फर्टिलिटी सिस्टम के साथ किया, मेल एनिमल्स के साथ ही काम किया, उनके स्पर्म्स के काउंट्स को देखा और पाया कि पुत्र जीवक और शिवलिंगी वहां भी बहुत बढ़िया तरीके से रीजनरेट होकर दिखा पाते हैं। बात सबको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया बात है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं अपनी फाइनल स्लाइड पे आता हूं, और जो हमारा मिशन है वहां पे लौट के आते हैं। हमारा मिशन क्या था? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामया। व्हाई? बिकॉज हम चाह रहे हैं कि जो हमारा दुनिया का सबसे पुराना मेडिसिनल सिस्टम है आयुर्वेदा, द ओल्डेस्ट मेडिसिनल नॉलेज बेस्ड आयुर्वेदा, उसको पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, पूरी दुनिया को हेल्दी करें, और पूरी दुनिया को ये बताएं कि निरापद तरीके से भी एक समग्र स्वास्थ्य को प्राप्त किया जा सकता है। और ये बात आप ताली बजा के बताओगे तो सब तक मैसेज पहुंच जाएगा। ओम ओम ओम। सर, मैंने अभी रिसेंटली एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया है सूर्य नमस्कार का, जो कि मेरा सब्जेक्ट नहीं है अभी योगा, क्योंकि अभी मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, मेरा 12th पास आउट है। तो मैंने खुद का ब्लॉग बना करके गूगल पे पोस्ट कर दिया था अपना रिसर्च आर्टिकल। तो उसको फॉर्मली कैसे करेंगे? फॉर्मली कैसे करेंगे? तो जो आपके रिसर्च आउटपुट हैं उनको एक जगह कंपाइल करेंगे, और गूगल पे पोस्ट करने की जगह उन्हें एक अच्छे साइंटिफिक जर्नल में पोस्ट करने का प्रयास करेंगे, वहाँ सबमिट करेंगे, और वहाँ रिव्यू के बाद एक्सेप्ट हो जाएगा। तो हमारी एक स्पेसिफिक टीम है, पतंजलि यूनिवर्सिटी में योगा रिसर्च पे हम बहुत सारा काम करते हैं, तो वहाँ की किसी प्रोफेसर से आप जुड़ेंगे और वो आपकी पूरी मदद करेंगे उसको हम कैसे आगे पब्लिश करेंगे। आप पहले अपने राज्य प्रभारी को सबमिट कर दीजिए, राज्य प्रभारी यूनिवर्सिटी में कर देंगे।
और जब तक प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये आपके कंप्यूटर में या आपके फ़ोन में आपको ये वाली फाइल्स भी मिलेंगी और इसकी हार्ड कॉपी भी आपको कल मिल जाएंगी, कि जहां हम बात करेंगे सिर से लेके पैर तक हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उन बीमारियों की कौन कौन सी दवाइयां पॉसिबल हैं। तो ये आपको एक प्रिंट आउट भी मिलेगा जिसे अपने साथ घर लेके जा सकते हैं। ये डाल दीजिए भैया, स्क्रीन के ऊपर डाल दीजिए एक बार। स्क्रीन। ओम, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। ऐसे तो हम लोग योग से जुड़े हुए, हमें कोई बीमारियां छू भी नहीं सकती, लेकिन और पतंजलि के हम लोग सदस्य हैं, इससे ये बड़े गौरव की बात और क्या हो सकती है, जहां बीमारियों का कोई नामो निशान नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी एक मेरा प्रश्न है, मेगा B12 के बारे में जो आपने बताया, वो उसकी कमी होने पर ले सकते हैं कि हमेशा ले सकती हैं हम स्त्रियां चाहे? B12 तो आप ऐसा सच ले सकते हैं। B12 देखिए, कुल 4 विटामिन ऐसे हैं हमारे जो फैट सॉल्युबल है, मतलब कि जो बसा में घुलते हैं, जैसे विटामिन A, D, E और K, एडेक, ADEK। ये ऐसे हैं कि अगर हमने जरूरत से ज़्यादा ले लिया तो हमारे शरीर में जमा हो जाएंगे और कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव दिखा सकते हैं। बाकी सब जितने विटामिन हैं वो सब वाटर सॉल्युबल है, मतलब पानी में घुल जाते हैं। और हमारे शरीर से पानी कहाँ बाहर निकलता है? यूरिन से। तो अगर ज़्यादा खा भी लिया तो हमारा शरीर उसको प्रोसेस करके जितना चाहिए वो रखेगा, बाकी सब बाहर निकाल देगा। तो B12 के बारे में ऐसा है कि हफ्ते में एक उसकी डोज लेना अच्छी बात है। मैं खुद भी लेता हूँ, एंड इट रियली हेल्प्स मी। तो आप प्लीज अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। ये जो न्यूट्रेला विटामिन D है, न्यूट्रेला विटामिन B12 है, इसका सेवन कर सकते हैं। और इसकी बच्चों को भी दे सकते हैं क्या ये? बच्चों की एज पे डिपेंडेंट करता है। अच्छा। तो अगर बहुत छोटे बच्चे हैं तो फिर उनकी डोज भी कम हो जाती है, तब आप अपने डॉक्टर से पूछ के लाएंगे। और इसके क्या लक्षण है डॉक्टर साहब B12 की कमी के? B12 की कमी से मैं बताया, कमजोरी रहती है, हाथ पांव कांपते हैं, स्पेशली पैर के तलवों में सुई चुभती है ऐसा लगता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि जो नर्व कंडक्शंस हैं, जो हमारा शरीर पे कंट्रोल है, वो थोड़ा सा कम है। कभी कभी कुछ लोगों को चक्कर भी आ रहे होते हैं। बट इसका बेस्ट तरीका है कि एक ब्लड टेस्ट कराएं, एक सुई लगेगी पर लेकिन पता लग जाता है कि B12 का लेवल कैसा है। ओम सर, ओम जी मैम। आपने बहुत कुछ बताया जो हम लोगों को जानकारी नहीं थी, आज हमें बहुत कुछ पता चला। मैं मेधावटी के बारे में जानना चाहती हूँ। मेधावटी यानी मेधा ब्रेन से रिलेटेड है, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। तो मेधावटी जैसा आपने बताया, मेधा से रिलेटेड है, ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन एज सच ऑर्गन से रिलेटेड होने के साथ साथ जो ब्रेन फंक्शन है उससे भी रिलेटेड है। जैसे कि हमारी लर्निंग एंड मेमोरी के बारे में, हम किसी चीज को याद कर लेते हैं। याद करना तो आसान है, पर जब जरूरत हो उसको रिकॉल कर पाना वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरी को बनाना, मेमोरी को रिकॉल करना, दो अलग अलग फैक्टर हैं। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट मेधावटी के साथ किए हैं, जहां एनिमल्स के ब्रेन को हमने इंड्यूस करके थोड़ा सा खराब किया है, उनकी लर्निंग मेमोरी को कम किया है। और आपने शायद अगर मॉर्निंग शोज में देखा होगा, मैंने वो कुछ वीडियो भी दिखाए हैं कि एनिमल्स को स्विमिंग का कुछ टास्क दिए गए और देखा कि उनकी लर्निंग कैसी रही। और बाद में जब उनको हम दे रहे हैं मेधावटी, तो वो लर्निंग अच्छी हो रही है और न्यूरॉन्स का, जो ब्रेन की फंक्शनल सेल्स हैं, उनका रीजनरेशन हो रहा होता है। तो मेधावटी ब्रेन के लिए बहुत अच्छी औषधि है। उसके साथ साथ जिन लोगों को अनिद्रा की दिक्कत है, वो भी रात को अगर मेधावटी खाते हैं तो नींद बहुत गहरी आती है। क्वांटिटी का ऐसा है कि जो आपके अटेंडिंग डॉक्टर्स हैं वो आपको देख के बताएंगे, बट जनरली जितनी भी क्वांटिटी सेफ हैं, जितनी चाहिए, वो हर एक उस बॉक्स पर लिखी होती हैं। हम जो दवाइयाँ बनाते हैं तो दवाइयों के बॉक्स पर डिफाइंड है कि अब मे बी लाइक 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम अच्छे से काम करते हैं। ओम, विटामिन D3 हमें सनलाइट में से मिलता है और वसा में एब्जॉर्ब होता है। तो वो वसा हमें कौन से मटेरियल में से मिलता है, मतलब कौन से तत्व में से मिलता है? वो फैट एक टाइप का जो वो हमें लेना चाहिए वो विटामिन D को एब्जॉर्ब करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा बहन जी ने, एक बार ताली बजाते हैं इनके लिए। तो जो बसा है, जो फैट है, जितनी भी अच्छी फैट है वो हमें सब लेनी चाहिए। पिछले आई थिंक 15 या 20 दिन से रोज सुबह पूज्य स्वामी जी सबको बता रहे हैं कि कौन कौन सी अच्छी फैट कितनी कितनी लेनी चाहिए। वो आप सबको डेमोन्स्ट्रेशन देके भी दे रहे हैं, जबकि उन्हें शायद इसकी जरूरत नहीं है। रोज सबको वो 1 चम्मच देसी घी बता रहे हैं पीजिए, 1 चम्मच नारियल का तेल वो बता रहे हैं, और जो अफोर्ड कर सके उनके लिए बादाम का तेल भी बता रहे हैं। तो ये सब अच्छे फैट हैं।
गाय का घी शायद सबसे अच्छा फैट है, उसका सेवन हमें करना चाहिए। वो हमारे ब्रेन को भी हेल्प करता है और जहाँ जहाँ अच्छी फैट है हमारी, वहाँ जाके वो डिपॉजिट होता है। विटामिन डी का, विटामिन ए का, इसका सप्लीमेंटेशन वो एक नेचुरल स्रोत भी है। देसी घी के अंदर ये दोनों पाए जाते हैं और जब हम उसको खा लेते हैं और धूप में बैठ रहे होते हैं तो हमें अच्छी हेल्प मिलती है, हम अच्छे क्वालिटी का अच्छी मात्रा में विटामिन डी बना पाते हैं। थैंक यू। ओम ओम जी, ओम जी। सर, मेरा भी वही प्रश्न है, यानी स्किन डिसीज के बारे में। अभी मेरे को 7 साल हो गए, ये मेरी झाइयाँ या ब्लैक पिगमेंटेशन बोल सकते हैं, वो नहीं जा रही हैं। मैंने इनका भी पहले आपका जो था दवाइयाँ वगैरह यूज़ की हैं, बट फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये एलो कांति से होगा क्या आई एम स्किन? श्योर होगा। आपको जो दिक्कत है इसको कहते हैं मेलाज्मा। तो मेलाज्मा का ट्रीटमेंट पॉसिबल है अगर ढंग से किया जाए तो, और जिस तरीके से हमारे यहाँ इसका ट्रीटमेंट होता है शायद और कहीं नहीं होता है। एलो कांति का इस्तेमाल करके आपको फायदा होगा, आप प्लीज कीजिए। थैंक यू सर। थैंक यू। ओम सर, सर मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया कि आप जो रिसर्च करते हैं अलग अलग एनिमल्स पर करते हाँ हैं, जी। तो सर मेरा क्वेरी है कि उन एनिमल्स को हार्म होता है या कुछ? एनिमल्स को हार्म होता है, ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी, और प्रश्न पूरा कर लीजिए। सर इतना ही है नहीं, तो पूरा ये है कि मेरा क्वेश्चन था कि हार्म भी होता है तो कहीं डाई भी तो नहीं होते? हाँ, वो भी होता है। ये- देखिए, ये जो एनिमल्स पे जिस पे हम काम करते हैं, ये एक प्रश्न हमेशा हमारे पास आता है और एज एन ह्यूमन हमें भी लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, पर कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जो एनिमल्स में ही किए जा सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं अर्थराइटिस की, और हम कह रहे हैं कि अर्थराइटिस के जो घुटनों के दर्द हैं उसके दौरान अंदर घुटने घिस जाते हैं। अगर हम वो टेस्ट अगर किसी ह्यूमन पे करने हो तो शायद कोई अपने घुटने खुलवाने को तैयार नहीं होगा ना, क्या देखो अंदर क्या हो रहा है, वो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो आपको कहीं ना कहीं टेस्ट करने के लिए एनिमल्स तक जाना ही पड़ेगा, जहां आप एनिमल्स के साथ वो रिसर्च कर पाओ। पर हम इतना पूरा ध्यान रखते हैं कि उनको दर्द ना हो, उनके साथ एथिकली रॉन्ग कुछ ना हो। और ये जो एनिमल्स हैं ये इसी काम के लिए ब्रीड किए जाते हैं, मतलब कि ये सब लैब ब्रेड एनिमल्स हैं, इनका लैब के अंदर ही ब्रीडिंग किया जाता है और उतनी संख्या में पैदा किए जाते हैं जितना हमें जरूरत हो। और एनिमल की रिसर्च के लिए हमारे पास स्पेसिफिक एनिमल एथिक्स कमेटी होती है, जो एक एक काम, एक एक रिसर्च हमें करनी होती है। हम उस कमेटी से प्रायर अप्रूवल लेते हैं कि जो हमें काम करना है हम इन एनिमल्स के साथ ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, बाद में से ये आउटकम आएगा। और वो लगभग 2-3 महीने पहले अप्रूवल लेने के बाद ही हम एनिमल पे काम शुरू कर पाते हैं। सो एनिमल एथिक्स एक बड़ा कंसर्न है, ये मान के चलिए ये उतना ही जरूरी है जितना काम करने की आवश्यकता है। किचन की भाषा में समझे, ये लाल मिर्च पाउडर है, थोड़ा चाहिए पर चाहिए जरूर, तो वैसे ही कुछ है। शास्त्रों में भी इसका वो किया है, उल्लेख किया हुआ है बहन जी। जी जी। जैसे कृषि में भी थोड़ी हिंसा होती है, लेकिन वो अपरिहार्य कहा है उसको, अपरिहार्य। जिसको टाला नहीं जा जिसको सकता, टाला नहीं जा सकता। क्योंकि कृषि नहीं करेंगे तो खाएंगे तो क्या? खाएंगे कैसे? ओम ओम जी बहन जी। कोलेजन जैसे आपने बताया कि स्किन के लिए अच्छा रहता हाँ है, जी भाई। तो वो बोन के लिए भी अच्छा रहता है, ऐसे सुना है। कोलेजन हमारे शरीर के लगभग हर एक अंग में पाया जाता है और उसका काम यह है कि हमारे शरीर को स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी दे। ये समझिए जैसे कि ये बिल्डिंग बनी हुई है तो इसमें ईंटें हैं, सीमेंट है, सरिया है, गारा लगा हुआ है, तो जैसे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ये हैं वैसे ही टिश्यू का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट कोलेजन है। स्किन के ठीक नीचे अच्छी मात्रा में कोलेजन का होना हमारे स्किन को अच्छा सपोर्ट देता है। अगर वही कोलेजन आपको बोन्स के आसपास चाहिए तो वहां सपोर्ट मिलती है। तो सही मात्रा में सही चीज सही टाइम पे पहुंच जाती है तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो स्किन के नीचे कोलेजन का होना अच्छी बात है, बोन्स के चारों तरफ होना भी अच्छी बात तो है। बोन के लिए कोई है क्या? जैसे पेट में अपन लेंगे तो भी तो बोन में जाएंगे, ये तो स्किन का है। हाँ, तो जो हम पर खा रहे अगर होते जैसे हैं, महिलाओं में ज्यादातर वेरिकोज वेन्स का ज्यादा प्रॉब्लम रहता है आजकल, तो वो कोलेजन का अगर कोई टैबलेट फॉर्म है तो कोलेजन का कोलेजन प्राश है। कोलेजन प्राश एक बहुत अच्छे सुंदर से बॉटल में एक अच्छा एक एडिबल कंपोनेंट है, अवलेह की तरह है। पूज्य स्वामी जी ने कोलेजन और च्यवनप्राश का मिश्रण करके कोलेजन प्राश का निर्माण किया है। वो कोलेजन प्राश वही करता है जो आप चाह रही हैं। उसका रोज सेवन करेंगे तो शरीर के अंदर सिर्फ हड्डियों में नहीं,
हार्ट, ब्रेन, किडनी, जहां जहां जरूरत है वहां कोलेजन पहुंचेगा। धन्यवाद उसका सर। सेवन करना चाहिए। क्योंकि बाहर का जो कोलेजन रहता है उसमें कैसे नॉन वेजिटेरियन रहता है हाँ, ना। वो सब कोलेजन जो बाहर वाला है, जैसे बताया बहन ने, वो मछलियों से या सुअर की चमड़ी से उसको गला के उससे कोलेजन निकालते हैं, क्योंकि वो सबसे सस्ता होता है। हम लोग वेजिटेरियन कोलेजन यूज करते हैं जो तिल के बीजों से निकलता है, जो सबसे प्यूरिफाइड फॉर्म है और हमारे शरीर को अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है। तो वो कोलेजन खाने से भी अंदर पहुंचता है। आपके शरीर का खुद का कोलेजन सरफेस पे आता है आप जब एलोकांति लगा रहे होते हो, और आप दोनों लगाएंगे तो फिर बल्ले ही बल्ले, कोलेजन खाइए और एलोकांति लगाइए, इससे बढ़िया क्या बात है। थैंक यू। माला माल। माला माल, आप बिल्कुल सही, डबल माला माल। ओम जी। ओम जी बहन जी। सर मेरा ये सवाल था कि हम लोग प्राणायाम करते हैं, उसके बाद भी महिलाओं में सर दर्द की समस्या बहुत रहती है, माइग्रेन की, सर्वाइकल की। जैसे कल हम लोग भ्रमण के लिए गए और गर्मी की वजह से हर मतलब 90% महिलाओं को सर में दर्द हो रहा था। तो ये किस कारण से हो? डिहाइड्रेशन भी एक कारण हो सकता है। अगर अच्छे मात्रा में हम जल का सेवन ना करें तो दिक्कत आती है। तो बहन जी, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगी? आप कोलेजन प्राश भाई साहब मैं टॉनिक बता रही थी कि बहनों को ना कुछ टॉनिक खानी चाहिए, यही समझ में आया मेरे को। कोलेजन प्राश और थोड़ा सा च्यवन प्राश के साथ एक क्या बनाया था हमने, अमृत रसायन। अमृत रसायन, गर्मी बात। ये 2 टॉनिक खाने चाहिए, पानी ज्यादा पीना चाहिए। तो उससे ये सच कह रही है बहन, तो थोड़ा सा उसमें होता है 40 साल के बाद बहनों को थोड़ा। ठीक है बहन जी। और आई थिंक कैल्शियम की भी डेफिशिएंसी हो जाती है 40 साल की उम्र के बाद। तो कैल्शियम को अगर अच्छे से हम मेंटेन करके रखें तो ये दिक्कत नहीं आती है। तो जो हमारा बोन हेल्थ है, जो कैल्शियम का बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, उसका नाम है न्यूट्रेला बोन हेल्थ, उसका आप सेवन करेंगे तो कैल्शियम सही मात्रा में आपके शरीर में जाता है। तो रोजाना बोन हेल्थ भी 1 टैबलेट खा सकते हैं क्या? एक टैबलेट बगैर 1 टैबलेट रोज खा लिया करें सब बहनें, सभी लोग खा लेंगे। औरों को भी बता देना जाकर के। बोन हेल्थ, न्यूट्रेला बोन हेल्थ। ओम सर। ओम जी मैम। मेरा एक सवाल था कि जब हमारे शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है तो कैल्शियम की दवाइयों के साथ हमें विटामिन डी भी दिया जाता है। बिल्कुल सही बात। तो हम जब कभी कभी कैल्शियम्स खाते हैं तो ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे घुटनों में या कभी कभी हार्ट में भी जम जाता है, जिसकी सर्जरी की जाती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? घुटनों में और हार्ट में तो शायद कैल्शियम इतना जाकर नहीं जमता है। अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो दिक्कत किडनी को पहले आती है। हार्ट और घुटनों तक पहुंचने में तो खैर उसे कई साल एक्स्ट्रा लगेंगे। पर विटामिन डी आपको क्यों दिया जाता है? कि विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में कैरियर का काम करता है। तो अगर विटामिन डी नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा ही नहीं। इसलिए जितनी भी कैल्शियम की टैबलेट हैं और हमारी जो भी है बोन हेल्थ, उसमें भी थोड़ी मात्रा में विटामिन डी हमेशा होता है। अदरवाइज हम खाएंगे कुछ, वो ही बाहर निकल जाएगा। शरीर में एब्जॉर्ब होने को विटामिन डी बहुत जरूरी है। तो इसीलिए नेचर भी वही काम करती है। आप खुद देखिए, आपके डाइट में सबसे अच्छा कैल्शियम का स्रोत क्या है? दूध, राइट। और उसके अंदर भी विटामिन डी अच्छे मात्रा में होता है। इसीलिए कि जो हम खाएं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और महोदय, बहुत सारी महिलाओं में योनि भ्रंश की समस्या रहती है और डॉक्टर तो बहुत बार गर्भाशय का ऑपरेशन करके वो निकालते ही हैं। वो बहुत महिलाओं में समस्या देखनी पड़ती है समाज में। तो उसके लिए कुछ गारंटेड ऐसा कुछ हमारे यहाँ औषधियाँ हैं क्या? यही पूछना था। नारी कांति इसमें बहुत अच्छे से काम करती है। एक हमारी जो नई औषधि भी आ रही है, इसका नाम है बेजाइनोग्रिड, जो एक पैसरी है जिसको शरीर के अंदर सरकाना होता है। वो ये मेक श्योर करती है कि जो उस एरिया की प्रॉब्लम्स हैं, जो वहाँ इन्फेक्टिविटीज़ हैं, उनसे हम कैसे अच्छे तरीके से सेफ तरीके से बाहर आए। शायद अगले हफ्ते वो सबको उपलब्ध भी होगी। उस पर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं। ओम सर जी। ओम जी। सर, आपने रिवर्स फार्माकोलॉजी बताई थी। रिवर्स फार्माकोलॉजी, ओह माय गॉड, दैट्स सर, एक उसके बारे में बस जो आपने कन्वर्स बात बताया था वो समझ में आया, उसके नीचे वाला नहीं समझ में आया। उसके नीचे वाला समझ में? कन्वेंशनल बात। कन्वेंशनल बात समझ में आ गया आपको? रिवर्स बात नहीं। रिवर्स पाथ समझ में नहीं आया। रिवर्स पाथ ऐसा है, देखिए कन्वेंशनल पाथ है हम मॉलिक्यूल से माइस और मैन की तरफ जा रहे हैं। रिवर्स फार्माकोलॉजी में आप क्या कर रहे हैं कि आपके पास मैन का डेटा ऑलरेडी है। आपको पता है कि आपकी दवा किस तरीके से काम करती हैं। तुलसी गिलोय खाने से बुखार उतरता है, ये आप जानते हो।
तो आपके पास मेन वाला कंपोनेंट ऑलरेडी है, आपको उसको नया खोजने की जरूरत नहीं है। नहीं है। कन्वेंशनल पाथ में आप सबसे ज्यादा एनर्जी वहां लगाते हो, ये आपके पास ऑलरेडी बोनस के फॉर्म में है, उसको आप लेके आगे बढ़ते हो और ये पता करते हो कि दवा काम कैसे कर रही है। हमें पता है गिलोय खाने से बुखार उतरेगा, पर कैसे, वो कैसे का जवाब आज के रिवर्स फार्माकोलॉजी में पता लगता है कि वो COX-2 पाथवे को जाके मॉडिफाई करेगा, जिससे ब्रेन के अंदर बुखार का सेंसर मॉडिफाई हो जाएगा और शरीर के अंदर बुखार कम हो जाएगा। तो ये जब पूरा पता हो जाएगा तो लोग आयुर्वेद को वैसा ही मानने लगेंगे जैसा वो किसी और मेडिसिन सिस्टम को मानते हैं। ओके, Thank थैंक यू सर। ये जो बायोफर्मेंटेशन बताया था आपने, वो मेज का वो करके, वो कैसे होता है? जैसे दूध में तो हम दही डालते हैं तब वो बायोफर्मेंटेड होता है। दही क्या है? एक बैक्टीरिया का स्रोत बैक्टीरिया है, है, तो yes। इसमें भी आप बैक्टीरिया असिस्टेड बायो फर्मेंटेड करते हो। कौन तो सी जो बैक्टीरिया? अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं, जो प्रोबायोटिक्स हैं, आप Probiotics। उनको यूज करते हो, जो उसको प्रोसेस करके अच्छे तरीके से वो बना देते हैं जो आप चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।